Hi everyone, welcome to KS Tutor. होने वाला है ना, that is really very important with respect to our syllabus point of view as well as competitive point of view. क्योंकि अगर आप if you people are doing MTech then after that कोई अगर approach कर रहे हैं for the NET competition, NET National Eligibility Test, then this chapter is going to be one of the most important part. Okay, तो distributed shared memory से हमेशा क्वेश्चन आता ही है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखने में यहाँ पे कोशिश करूंगा कि कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझने का। ठीक है, बाकी जो थियोरेटिकल पार्ट है वो तो आप लोग भी बुक से या फिर कोई भी पीडीएफ वगैरह से आप लोग भी देख सकोगे, बट मैं यहाँ पे कंसेप्ट की बात करूंगा। ठीक है ना, जैसे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कंसेप्ट देखा तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसका स्टेप वाइज एक एल्गोरिथम तैयार करके दिया। ठीक है, तो आज हम लोग इसका कंसेप्ट देखेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कोई एल्गोरिथम नहीं है, एक दो शायद है, and most of the part is related to the theoretical part only. तो आज हम लोग कुछ theoretical part देखेंगे और कोशिश करेंगे अगर एल्गोरिथम को हम लोग कवर कर पाए तो। ठीक है, अच्छा, let us understand what is this distributed shared memory. Distributed shared memory, अगर आज हम लोग distributed operating system की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, that means what? Means जितने भी सिस्टम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो एक जगह पे नहीं है ना। तो अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग प्रोसेसर्स हैं, अलग अलग मेमोरी हैं। तो ये जितने भी प्रोसेसर्स हैं अलग अलग सिस्टम्स में, सबका अपना अपना एक इंडिविजुअल वर्क है, अपना इंडिविजुअल एक काम है। छोटा छोटा काम को डिवाइड कर दिया गया है और उस छोटे छोटे काम को असेंबल करके हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं या फिर बड़ा एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं। So this is what we study in distributed operating system. Means entire चीज छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे प्रोसेसर्स को दे दिया गया कि आप अपना ये छोटा सा प्रोसेस करो, आप अपना ये छोटा सा प्रोसेस करो और सभी को एक बार असेंबल करके बड़ा सा सिस्टम हम लोग तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे मेन कौन फंक्शन करता है, वो है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के साथ साथ मेमोरी भी तो होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम देखना हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि मेमोरी को कैसे हम लोग शेयर कर रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग प्रोसेसर्स के अलग अलग मेमोरीज हैं, वो मेमोरीज में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया है। ठीक है, तो वो जो इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया है उस इंफॉर्मेशन को कैसे हम लोग दूसरे सिस्टम के साथ शेयर करेंगे। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड how to share the memory of different individual systems to the adjacent systems, we can say. Means how can we deal locally as well as globally with the memory part of individual systems. Now short form में इसको DSM हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग DSM को हम लोग अभी आगे चलेंगे तो फिर देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड वर्चुअल मेमोरी भी इसको कहते हैं। बिकॉज यहाँ पे कोई रियल मेमोरी बोल करके नहीं है, बट उसको हम लोग रियल तरीके से यूज करते हैं। बेसिकली ये एक वर्चुअल मेमोरी है। ठीक है ना, तो अभी देखेंगे क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी इज व्हाट। Distributed shared memory paradigm provides process with shared address space primitive for shared memory. ठीक है, यहाँ पे एड्रेसेस ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हम मेमोरी का यूज कर रहे हैं दैट मींस वी आर शेयरिंग द एड्रेस, इजंट इट। नाउ प्रिमिटिव्स फॉर शेयर्ड मेमोरी, जहां पे हम लोग रीड एंड राइट दोनों कर सकेंगे। लेकिन आगे हम लोग चल के देखेंगे कि उसमें किसी किसी में ओनली रीड का प्रोविजन है, किसी किसी में राइट का प्रोविजन है। तो रीड अगर हम लोग कर रहे हैं मींस व्हाट वी आर रीडिंग द एड्रेस, और उस एड्रेस में जो इंफॉर्मेशन है ऑब्वियसली अगर मैं एड्रेस को रीड कर रहा हूं तो उसकी इंफॉर्मेशन को भी मैं रीड कर पाऊंगा, उसके डेटा को भी रीड कर पाऊंगा। अगर मैं राइट कर रहा हूं तो राइट मींस व्हाट, आई नीड टू नो द एड्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं राइट किसको करूंगा, ऑब्वियसली उसमें जो डेटा स्टोर किया हुआ, उसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया मैं उसको राइट करूंगा। Shared memory paradigm gives the system illusion of physically shared memory. So this is actually not a physical memory, but it is a kind of illusion of physically shared memory. इसका पहले भी मैंने बताया कि this is a virtual memory.
Okay, so we basically call it as the distributed shared virtual memory. This is not a physical memory. Okay, distributed shared memory refers to shared memory paradigm applied to loosely coupled distributed memory systems. अच्छा, can I ask you a few questions like what is loosely coupled? इसके पहले आप लोगों ने बीटेक में भी पढ़ा होगा loosely coupled, tightly coupled, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा. अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो, लूजली कपल्ड का मतलब क्या है कि जहां पे हम लोग डिपेंडेंसी थोड़ा कम होता है, डिपेंडेंसी कम होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सिस्टम की बात करूं, एक प्रोग्राम की मैं अगर बात करूं, तो ऐसा प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे क्लासेस दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, तो जिसमें ज्यादा क्लास और ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होगा, तो उसमें डिपेंडेंसी किसके ऊपर रह जाएगा? क्लासेस के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रह जाएगा. और अगर उस प्रोग्राम को या फिर उस फंक्शन को मैं बाहर से उसको कॉल करने की कोशिश करूंगा, दैट मीन्स आई नीड टू नो इट्स ऑब्जेक्ट, isn't it? तो until and unless I know its object, मैं उस प्रोग्राम को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा. तो इससे क्या हो रहा है कि वो जो प्रोग्राम है ना, वो टाइटली पैक्ड है. टाइटली पैक्ड मीन्स वो अपने में इट इज हैविंग अ हाई सिक्योरिटी. वो बाहर किसी को कुछ एक्सेस करने के लिए नहीं दे रहा है. दैट मीन्स ऐसा प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो अपना काम खुद से ही कर रहा है, दूसरे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसको कहेंगे टाइटली कपल्ड. टाइटली कपल्ड, ठीक है ना. और लूजली कपल्ड उसको बोलेंगे जो अपना प्रोग्राम किसी और को भी एक्सेस करने के लिए दे रहा है, या फिर किसी और का भी प्रोग्राम को एक्सेस कर रहा है, तो दैट रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी. ओके, तो टाइटली कपल्ड में क्या होता है ना कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, एंड दैट रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी. दैट मींस देयर विल बी ह्यूज डिपेंडेंसी. रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी, तो ऑब्वियसली उसमें ह्यूज डिपेंडेंसी होगा. तो टाइटली कपल्ड में ह्यूज डिपेंडेंसी है, और टाइटली कपल्ड को एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल होता है. और लूजली कपल्ड reduces the dependency, and we can access it very easily. We can access it very easily. So अब ये बात जस्ट याद रखो कि लूजली कपल्ड में क्या है कि हमें एक्सेसिबिलिटी अच्छा होता है, ठीक है ना. तो डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी refers to the shared memory paradigm applied to loosely coupled distributed memory system. मतलब जहां पे हम एक्सेसिबिलिटी हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो, ठीक है. अच्छा, शेयर्ड मेमोरी एग्जिस्ट ओनली वर्चुअली, इट इज नॉट अ फिजिकल मेमोरी. ये मैंने पहले भी बताया. नाउ इट इज सिमिलर टू द कंसेप्ट टू वर्चुअल मेमोरी, ऑब्वियसली. डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी आल्सो नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड वर्चुअल मेमोरी, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी प्रोवाइड्स अ वर्चुअल एड्रेस स्पेस शेयर्ड अमंग प्रोसेस ऑन लूजली कपल्ड प्रोसेसर्स. यस, लूजली, इट इज बेसिकली ऑन द लूजली कपल्ड प्रोसेसर्स, जहां पे हमें एक्सेसिबिलिटी आसानी से मिल जाता है. यहाँ पे टाइटली कपल्ड प्रोसेसर्स के ऊपर हम लोग काम नहीं करते हैं. यहाँ पे हम लोग लूजली कपल्ड प्रोसेसर्स के ऊपर काम करें, क्योंकि लूजली कपल्ड ही हमें एक्सेसिबिलिटी देगा. अपने प्रोसेसर्स का जो भी रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर हमें काम करने के लिए परमिशन दे रहा है. Now, distributed shared memory is basically an abstraction that integrates the local memory of different machines into a single logical entity shared by a operating processes. ये वही सेम कंसेप्ट है. देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी इज बेसिकली एन एब्स्ट्रैक्शन दैट इंटीग्रेट्स द लोकल मेमोरी ऑफ डिफरेंट मशीन्स. हमने क्या किया था ना, इसके पहले जो हम लोगों ने एल्गोरिथम देखा था, वो क्या कर रहे थे कि हम लोग लोकली पहले हम लोग चेक कर रहे थे डेडलॉक को, फिर उसको हम लोग ग्लोबली चेक कर रहे थे. तो यहाँ पे सेम चीज यहाँ देखो, जस्ट ट्राई टू कोरिलेट दैट वन. डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी इज बेसिकली एन एब्स्ट्रैक्शन दैट इंटीग्रेट्स द लोकल मेमोरी ऑफ डिफरेंट मशीन्स, लोकल मेमोरी ऑफ डिफरेंट मशीन्स into a single logical entity shared by a cooperating processes. इसमें क्या हो रहा है ना कि मान लो एक सिस्टम है S1, तो S1 का एक P1 भी होगा, फिर S2 है, उसका एक सिस्टम 2 है, उसका एक प्रोसेसर P2 भी होगा. Now in that way, suppose we have the 10 systems and 10 processors. तो 10 systems and 10 processors ये अपना एक इंडिविजुअल काम कर रहा है, और उस 10 सिस्टम्स में 10 डिफरेंट मेमोरीज भी होंगे. तो ये 10 डिफरेंट मेमोरीज में जो डेटा स्टोर किया गया है, either आफ्टर द प्रोसेसिंग और बिफोर द प्रोसेसिंग, तो ये जो इंडिविजुअल डेटा है या फिर इंफॉर्मेशन है, उसका जब शेयरिंग होगा एक दूसरे के साथ, सो दैट पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न हियर, हाउ टू शेयर.
Okay, means how do we communicate, how do we share the data or the information via the communication channel. अच्छा, इस कम्युनिकेशन चैनल में जो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन का शेयरिंग हो रहा है, इंफॉर्मेशन का कहाँ पे लूजिंग हो रहा है। ऑब्वियसली जब हम मेमोरी एड्रेस का जब हम शेयरिंग करेंगे भाया एनी कम्युनिकेशन चैनल, तो उस समय कुछ लूज भी होगा इंफॉर्मेशन, या फिर यहाँ पे हम कुछ इश्यूज भी आएंगे। तो वो क्या क्या इश्यूज हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे अभी, और एंड हाउ टू हैंडल दैट वन वी विल आल्सो सी दैट। अच्छा, इसका एक फ्रेमवर्क देख लेते हैं हम लोग। देखो जैसे यहाँ पे क्या है कि एक सिस्टम लिया हमने, यहाँ पे नोड 1, नोड 2, नोड n, दीज आर द सिस्टम्स, ठीक है ना। एक सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम n नंबर ऑफ सिस्टम्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो एक सिस्टम के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली एक सीपीयू होगा। ओके, सीपीयू में से इसमें एक प्रोसेसर होगा, उसमें एक मेमोरी होगा। नोड 2 में भी सेम, इसमें एक प्रोसेसर होगा, मेमोरी होगा, और उसमें नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, सीपीयू n नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हो सकते हैं, प्लस इसमें एक मेमोरी मैनेजर होगा, मेमोरी मैपिंग मैनेजर। अगर इसमें बहुत सारे हमने मेमोरीज रखे हुए हैं तो सभी को एक बार असेंबल करने का, यानी ये लोकली काम करने के लिए भी हमारा एक मेमोरी मैपिंग मैनेजर होना चाहिए, ठीक है। तो लोकली काम करने के लिए मेमोरी मैपिंग मैनेजर होगा। फिर जब हम इंफॉर्मेशन को या फिर मेमोरी का एड्रेस को जब हम शेयर करेंगे, उसमें हम लोग ग्लोबली काम करेंगे। नाउ इन द सेम वे नोड n में भी यानी सिस्टम n में भी हमारे पास CPU 1 अप टू CPU n एंड द मेमोरी में भी अप टू n। ओके, नाउ अभी क्या हो रहा है कि चूंकि डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी इज नॉट अ फिजिकल मेमोरी, दिस एग्जिस्ट ओनली वर्चुअली। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज आवर मेन गोल? आवर मेन गोल इज टू शेयर द मेमोरी और द मेमोरी एड्रेस with node 1 to node 2, node 2 to node n, like that। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था ना डेडलॉक में, वो हम लोग क्या कर रहे थे, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग कर रहे थे, ठीक है, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग कर रहे थे, जिसमें साइकिल क्रिएट होने से डेडलॉक का अपीयरेंस हो रहा था। यहां पे हम लोग डायरेक्टली मेमोरी का एड्रेस को शेयर करना है, दिस इज आवर मेन गोल। Now, distributed shared memory architecture, each node of the system consists of one or more CPUs and memory unit. Obviously, nodes are connected by high-speed communication network. High-speed communication network होना चाहिए, then only the information sharing is possible with each other. With the क्योंकि प्रोसेस करने के बाद मेमोरी में स्टोर होगा, फिर नोड 1 का मेमोरी से नोड 2 के मेमोरी में जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे कोई भी डेटा को, इंफॉर्मेशन को, तो ऑब्वियसली वी नीड अ हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क। नाउ सिंपल मैसेज पासिंग सिस्टम फॉर नोड्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। ओके, सिंपल मैसेज पासिंग सिस्टम्स फॉर नोड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। नाउ मेन मेमोरी ऑफ इंडिविजुअल नोड्स इज यूज्ड टू cache pieces of shared memory space. Why we are using the cache pieces? In order to increase the speed, है ना, कैश मेमोरी होता है ना हमारे सिस्टम में, in order to enhance the speed. So in the same way we are also using the cache memory in our individual system. Now memory mapping manager routine maps local memory to shared virtual memory. ऑब्वियसली ये जो मेमोरी मैपिंग मैनेजर है, इसका काम है कि हमें लोकली भी इसको ध्यान रखना है, प्लस जब शेयर्ड वर्चुअल मेमोरी के साथ जब हम शेयरिंग करेंगे उस समय भी इट रेगुलेट्स और इट कंट्रोल्स। शेयर्ड मेमोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी एग्जिस्ट ओनली वर्चुअली। ये एक ही बात को दो बार लिखा हुआ है। शेयर्ड मेमोरी स्पेस इज पार्टीशन्ड इनटू ब्लॉक्स, और ये कैसे काम करता है इसको हम लोग देखेंगे, इंडिविजुअल ब्लॉक्स इसमें होते हैं। Now, data caching is used in distributed shared memory system to reduce network latency. इसके पहले भी हम लोग देखा था कि कैशे मेमोरी हम लोग क्यों यूज करें, in order to reduce the network latency. The basic unit of caching is a memory block. Obviously, caching का implementation, basic unit of caching is the memory block.
तो हम लोग मेमोरी को भी छोटे छोटे ब्लॉक्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि इंडिविजुअल काम्स छोटे छोटे ब्लॉक्स में हो जाए और हमारा स्पीड थोड़ा अच्छा हो. Now the missing block is migrate from the remote node to the client process node and operating system maps into the application's address space. तो इसको अभी हम लोग देखेंगे जब इसका फ्रेमवर्क को हम लोग और डिटेल्स में देखेंगे उसमें ये देखेंगे. Now data block keeping migrating from one node to another on demand but no communication is visible to the user processes. अभी DSM यानी ये डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी में हमें क्या करना है कि डेटा ब्लॉक्स मींस व्हाट, द मेमोरी ब्लॉक्स, द जिसमें मेमोरी है तभी तो उसमें डेटा ब्लॉक्स, तभी तो उसमें डेटा आ रहा है. तो दैट मींस द मेमोरी ब्लॉक कीप माइग्रेटिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर बेस्ड ऑन द डिमांड बट नो कम्युनिकेशन इज विजिबल टू द यूजर प्रोसेस. तो यूजर्स को इसमें विजिबिलिटी नहीं होगा. इफ डेटा इज नॉट अवेलेबल इन लोकल मेमोरी नेटवर्क block fault is generated. Obviously अगर if data is not available in the local memory तो फिर sharing किस लिए होगा. अगर हमारा मेमोरी empty है तो ओनली मेमोरी का स्पेस तो हमें नहीं भेजना ना. मेमोरी में जो डेटा है हमारा मेन पर्पस ये है कि मेमोरी का एड्रेस भेज रहे मीन्स मेमोरी में जो डेटा स्टोर किया हुआ उसको हमें सेंड करना है. Now design and implementation issues, इसको एक एक करके देखेंगे. What is granularity, structure of shared memory, memory coherence and all. अच्छा, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज में एक हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी का एक डिजाइन देखते हैं. एक ही दो बार हो गया ना. रोटेट कहां से करना है, रोटेट व्यू क्लॉकवाइज. हाँ अच्छा, इसका एक डिजाइन देखते हैं हम लोग. डिफरेंट डिजाइन एल्गोरिथम्स टू इंप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी. एक सेंट्रल सर्वर एल्गोरिथम इसको हम लोग कहते हैं. देन द सेकंड वन इज द माइग्रेशन एल्गोरिथम, थर्ड वन इज द रीड रेप्लिकेशन एल्गोरिथम एंड द फोर्थ वन इज द फुल्ली रेप्लिकेशन एल्गोरिथम. ठीक है, तो ये सेंट्रल सर्वर एल्गोरिथम, इसमें क्या है कि 3 डिफरेंट नोड्स में यहां पे लिया हूं. वी कैन टेक n नंबर ऑफ नोड्स and for that there will be a central server. And how is that server? That is physical or it is virtual? Obviously it is virtual, there is no physical server. Okay, तो ये node 1 node 2 node 3 means this is the system 1 system 2 system 3 and each node or the each system contains a CPU, minimum 1 CPU and minimum 1 memory. Okay, and minimum 1 memory mapping manager will be there. Okay, और वी कैन सिंपली से दैट जब भी हम लोग नेटवर्क की बात करते हैं ना तो इंडिविजुअल सिस्टम्स को हम लोग क्लाइंट कहते हैं. ओके, एंड दिस सेंट्रल सर्वर वी कॉल एज द सर्वर and n1 n2 n3 are the clients, or we can simply say these are the systems. Okay, all data is stored on central server. ठीक है, तो n1 n2 n3 ये कुछ भी काम करता है ना तो ये क्या करता है कि डेटा जो भी इसमें स्टोर होगा ना that will be stored in the central server as well. Clients only access data from server. Okay, see,
चूंकि N1 का जो भी मेमोरी में स्टोर किया हुआ है, N2 के मेमोरी में जो स्टोर किया हुआ है, N3 के मेमोरी में जो भी स्टोर किया हुआ, वो सेंट्रल सर्वर में भी स्टोर किया हुआ है। मींस जो भी प्रोसेस N1, N2, N3 कर रहा है, वो सेंट्रल सर्वर में इसको रख रहा है। अपने मेमोरी में इसका प्रोसेसिंग कर लिया, अपने प्रोसेसर से प्रोसेसिंग करके फिर ये सेंट्रल सर्वर में इंफॉर्मेशन को रख रहा है। अब देखो, हमारे मेन पर्पस क्या है कि N1 के पास जो भी मैसेज है, यानी इसके मेमोरी में जो भी डेटा है, वो डेटा N2 भी एक्सेस कर सके, N3 भी एक्सेस कर सके। तो इसके लिए यहाँ पे एक सेंट्रल सर्वर रखा गया है, जो कि N1 भी अपना स्टोर करके रखेगा, N2 भी स्टोर करके रखेगा, N3 भी स्टोर करके रखेगा। जब भी किसी को जरूरत पड़े, सपोज N1 का डेटा एक्सेस करना है N3 के द्वारा, means if N3 wants to access the data of N1, that means N3 is not going to request N1. N3 will simply go and point to the central server and will ask the central server that I need this data. Okay. Now, simultaneously, if N2 also requests for the data of N1, then there will be a collision, isn't it? There will be a collision. So in order to reduce the collision, or in order to reduce the issues related to the single time calling of for the information, we need an acknowledgement signal. Acknowledgement signal is maintained for concurrency. Means जब भी N3 कोई भी रिक्वेस्ट करेगा, उस समय N2 should halt and N1 should also halt. उस समय कोई और प्रोसेस नहीं करेगा, इसलिए एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल पास करते हैं, जिससे कि वंस एट अ टाइम रिक्वेस्ट कर सकता है डेटा के लिए, एंड दूसरा नोड तब तक रिक्वेस्ट नहीं करेगा until and unless the server respond to that particular node, and the entire लेन देन जब तक उसका कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक दूसरा कोई भी नोड को एक्सेस करने का परमिशन नहीं मिलेगा. सो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल इज मेंटेन्ड फॉर कंकरेंसी. Okay, so this is a very simple concept. We are not using this type of concept nowadays. Now, what is this migration algorithm? Migration algorithm means what? Suppose N1 is there and N2 is another node. Okay, now N2 requests for the data of N1. Okay, so now in this case, इसमें क्या होता है ना कि N1 क्या कर रहा है, अपना पूरा डेटा ही N2 को दे दे रहा है. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, only one node can access data block at a time for concurrency. N1 अगर रिक्वेस्ट किया है, I'm taking the example of only 2 nodes here, but there may be n number of nodes. Okay, so only one node can access data block at a time for concurrency. तो इसमें भी एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल विल बी मेंटेन कि कोई इसमें अभी रिक्वेस्ट किया है क्या. If anyone has requested for the accessibility of the data block, then the other nodes or the other systems will get halt. Okay, so only one node can access data block at a time for concurrency. Now, modification or update of the data is possible after reaching the requesting node. Now, अगर N1 ने request किया है, sorry, if N2 has requested for the data or the data block means the memory block, you can simply understand. Okay, तो अगर उसने डेटा ब्लॉक के लिए रिक्वेस्ट किया है N1 को, तो N1 क्या करेगा ना कि वो कह रहा है कि you can take the entire data what I am having. तो वो अपना डेटा, सपोज N1 ने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे आपका मेमोरी ब्लॉक का which is having the address 10 मुझे चाहिए. तो N1 क्या करेगा कि अपना मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस 10 में जो भी रखा हुआ है, जो भी डेटा रखा हुआ, वो निकाल करके N2 को डायरेक्टली सेंड कर देगा. सो इज इट फिजिबल? नहीं है. सो दिस शुड नॉट बी डन. तो इस माइग्रेशन एल्गोरिथम में ऐसा ही है कि N1 अपना मेमोरी एड्रेस 10 का जो भी इंफॉर्मेशन था वो निकाल करके N2 को दे दिया, जो कि नहीं होना चाहिए. दिस इज नॉट फिजिबल एक्चुअली. अच्छा, यहाँ देखो क्या लगा सेकंड पॉइंट में, मॉडिफिकेशन और अपडेट ऑफ द डेटा इज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द रिक्वेस्टिंग नोड. ऑब्वियसली अगर N1 ने N2 को दे दिया है इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन था, तो N2 तो अब उस डेटा के ऊपर मॉडिफिकेशन करे, अपडेट करे,
कुछ भी कर सकता है, बिकॉज इट हैज द एंटायर एक्सेसिबिलिटी, उसके पास तो पूरा डेटा ही उसके पास पहुंच गया है, तो वो कुछ भी कर सकता है. Even it can update, delete, modify, anything it can do. Now, what is the third form? That is a read replication algorithm. What is this read replication algorithm? इसमें क्या हो रहा है कि node 1 और node 2 data access के लिए request कर रहा है, N2 is requesting for the data access, N1 is giving the permission only to read it, only to read it. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, data block is replicated and only reading is allowed. Okay? इस कंसेप्ट में क्या है कि N1 अगर N2 को कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर सेंड कर रहा है ना, या फिर डेटा को सेंड कर रहा है ना, तो अपने पास एक कॉपी रख लेता है, उसके बाद N2 को सेंड कर रहा है. ये एक अच्छा कंसेप्ट है, रियली गुड. वो प्रीवियस वाला तो अपना पूरा तिजोरी निकाल करके उसको दे दिया, ले भाई अब तुम करो. लेकिन यहाँ पे क्या है कि अपने पास भी एक कॉपी रखा है और दूसरे को भी प्रोवाइड कर रहा है, दूसरे का भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है. तो डेटा ब्लॉक इज रेप्लिकेटेड एंड ओनली रीडिंग इज अलाउड. ओके, राइट नहीं कर सकेगा. इफ राइट इज रिक्वायर्ड देन ऑल रीडिंग रिक्वेस्ट्स आर हॉल्टेड. देखो यहाँ पे क्या है कि अगर इसमें n नंबर ऑफ नोड्स अगर है ना, तो n नंबर ऑफ नोड्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 10 नोड्स. पूरे 10 नोड्स n नोड 1 को रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, पूरे 10 नोड 1 को रिक्वेस्ट किया है कि आई नीड योर डेटा ऑफ एड्रेस 10. एड्रेस 10 में जो आपका डेटा रखा हुआ ना वो मुझे चाहिए. तो N1 तो नोड 1 बोल रहा है कि यस यू कैन टेक इट बिकॉज आई हैव द कॉपी ऑफ इट. सो इट विल अलाउ टू रीड, बट इट इज नॉट अलाउइंग टू राइट इट. जब वो राइट करने की बात करेगा ना, तो उस समय नोड 1 बोलेगा तो कि राइट के सिस्टम में ओनली 1 पर्सन इज अलाउड, नॉट ऑल. Okay, so if write is required, then all reading requests are halted. Let's say simultaneously n number of reading can be done, but writing can be done only once at a time. Okay, concurrent access is ensured by concurrent access, but is expensive. Okay, concurrent access is ensured by concurrent access, but is expensive. Obviously, अगर इसको write करने जाएगा, why it is expensive? Because जब राइट करने की बात कर रहा हूं उसमें तो सारे सिस्टम्स यानी सारे प्रोसेस बंद है, लेन देन सबके साथ बंद है, तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम. जब राइट करेगा तो इट विल टेक टाइम. तो जब ये व्हेन इट इज टेकिंग टाइम, रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस और द रेस्ट ऑफ द सिस्टम्स आर सिटिंग आइडियल. सो रियली इट इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव टास्क. ओके, नाउ व्हाट इज दिस fully replication algorithm? Read and write access is given on shared block concurrently. When a write is performed, all modifications are replicated on all that have read the block. अभी देखो इसमें क्या है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसमें कि read and write access is given on shared block concurrently. shared block में read करने और write करने का access दे दिया गया है, यानी एक डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी बनाया है जहां से आप उसको रीड करो, राइट करो. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एन एग्जांपल हियर, एक सेंट्रल नोड है यहाँ पे देखो. ओके, व्हेन अ राइट इज परफॉर्म्ड, ऑल मॉडिफिकेशंस आर रेप्लिकेटेड ऑन ऑल दैट हैव रीड द ब्लॉक. नाउ एक सेंट्रल नोड है. नाउ in the left hand side I should have written the name of the nodes. Actually take it from the left, 1 2 3. Okay, so if I take the node 1, so node 1 has requested for the data from the node 0. The node 0 is the central one. Okay, so the node 0 से node 1 ने request किया है, so node 0 is allowing to access the data, even to read and write the data. Okay, लेकिन अब देखो, जब भी नोड 1 डेटा को रीड किया, दैट इज ओके, रीड करने में कोई चेंजेस नहीं हो रहा. जब ये राइट करेगा उस समय तो देयर विल बी सम चेंज, देयर विल बी सम अपडेशन इन द डेटा. ठीक है, जब इसने राइट किया, राइट करने के बाद अगर वो कुछ अपना मॉडिफिकेशन करना चाह रहा, कुछ चेंजेस करना चाह रहा, तो उस समय नोड 1 ने जो भी अपडेट किया अपने सिस्टम में, तो वो अपडेशन
will be shared to all. तो वो अपडेट सभी के साथ शेयर होगा. That means the node 2 will get the updated data. Node 3 is also going to get the updated data. तो इससे क्या हो रहा है ना कि मान लो एक बार एक काम कभी भी अगर हो गया ना, तो बाकी जितने भी नोड्स हैं उसको वो सेम प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स अगर नोड 1 को कोई फंक्शन को परफॉर्म करना था, उसने एक फंक्शन को परफॉर्म कर लिया और सभी के साथ शेयर भी कर दिया कि भाई ये देखो ये अपडेटेड कॉपी है. द सेम प्रोसेस या फिर सेम फंक्शन को करना होता है अगर नोड 2 को या नोड 3 को इन फ्यूचर, तो वो सेम प्रोसेस नोड 2 और नोड 3 को करना नहीं पड़ेगा. अब इसके लिए आसान हो गया कि इसके लिए अब ये अपडेटेड कॉपी है. नाउ इट विल एक्सेस द अपडेटेड कॉपी इटसेल्फ, इवन इट इज हैविंग द रॉ डेटा. द रॉ डेटा मींस जो इसके पहले वाला जो ओरिजिनल डेटा है वो भी है, प्लस अपडेटेड वाला भी है. So this is really a good system, we can say, which is allowing the fully replication algorithm. Okay, so these are some of the systems of distributed shared memory. चलो आगे देखते हैं हम लोग. अच्छा, what is this granularity? Granularity refers to the block size of distributed shared memory, the unit of sharing and the unit of data transfer across the network when a network block faults occurs. Possible units are a few word, a page, or a few pages. Okay, granularity is nothing but it is basically the block size of distributed shared memory. Okay, अगर मान लो किसी एक छोटे से ब्लॉक में अगर कोई इशू होता है, so that issue can be solved. अगर एक मेमोरी ब्लॉक में कोई अगर इशू होता है तो that can be detected and the entire memory will not get affected. Okay, suppose अगर कहीं पे हम डेटा ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं एंड द मेमोरी एड्रेस 5 is having some issue, means it is having in memory address 5, which we call it as the granularity, means it is a memory block. Okay, so the memory address 5 को मैं granularity बोलूंगा, which is holding some information and which is requested by the adjacent node, say. So the adjacent node is trying to access the data of granularity 5. Since granularity 5 is having some issue in sharing the information, so it will not be able to share it. Now if we talk about how to handle that one, so the only thing we need to know that which address is having the issue, isn't it? And the handling of the issue can be done easily because only a small block of the memory has got affected and the rest of the entire system is working well. तो इससे यही फायदा हो रहा है ना कि छोटा सा पार्ट में प्रॉब्लम है, बाकी सिस्टम एज इट इज वर्क कर रहा है. Okay, so that's why it is saying that the granularity refers to the block size of distributed shared memory. Okay, the unit of sharing and the unit of data transfer across the network when a network block faults occur. Possible unit are a few word, a page, or a few pages. तो possible units बहुत ज्यादा possibility कहाँ block fault होने का हो सकता है. It can be in terms of page, a few pages, or words. Structure of shared memory. Structure refers to the layout of the shared data in the memory. Okay, dependent on the type of application that the distributed shared memory system is intended to support. Now memory coherence and access synchronization. आज हम लोग इसको थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे. Memory coherence and access synchronization. In a distributed shared memory system that allows replication of shared data item, copies of shared data items may simultaneously be available in the main memory of number of nodes. अभी हम लोगों ने देखा जो डायग्राम से हम लोग देख रहे थे कि डेटा को कैसे शेयरिंग कर रहे हैं हम लोग. ओके, इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी सिस्टम दैट अलाउज रेप्लिकेशन ऑफ द शेयर्ड डेटा आइटम, रेप्लिकेशन कर रहे थे. सेकंड डायग्राम जो हम लोगों ने देखा था, थर्ड डायग्राम में हम लोग जो देखा था कि रीड रेप्लिकेशन एल्गोरिथम में
अपने पास एक कॉपी रख रहे थे, then we were trying to send it to the adjacent node as well. ठीक है. So copies of the shared data items may simultaneously be available in the main memory of a number of nodes. तो अगर simultaneously दोनों काम अगर एक साथ हो रहा है, then obviously there will be some coherence. Okay, there will be some conflict. To solve the memory coherence problem that deal with the consistency of the piece of shared data lying in the main memory of two or more nodes, data location. To solve the memory coherence problem, we have a different algorithms. Okay, तो उसमें कुछ कुछ algorithms हैं जिसमें हमें critical sections का critical section में, अच्छा ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, टू सॉल्व द मेमोरी कोहेरेंस प्रॉब्लम, ये मेमोरी कोहेरेंस प्रॉब्लम कहां पे होगा? ऑब्वियसली इन द क्रिटिकल सेक्शन. ओके, दैट डील्स विद द कंसिस्टेंसी ऑफ अ पीस ऑफ शेयर्ड डेटा लाइंग इन द मेन मेमोरी ऑफ द टू और मोर नोड्स, बिकॉज व्हेन द टू और मोर नोड्स आर ट्राइंग टू एक्सेस द सेम डेटा, देन ऑब्वियसली द कोहेरेंस प्रॉब्लम विल occur. Now, data location and access. To share data in a distributed share memory, it should be possible to locate and retrieve the data accessed by a user process. Obviously, agar node 2 is trying to access the data of node 1, then it need to know the address, then only it is possible. Now, replacement strategy. If the local memory of a node is full, a cache miss at that node implies not only a fetch of access data block from a remote node, but also a replacement. Data block must be replaced by a new data block. Obviously, इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था कि अगर किसी तरह का कोई issues आते हैं, so the rest of the system or the rest of the memory will work as it is. So in case if it is having some cache miss, then that has to be replaced. No, what is this thrashing? Thrashing is a very important concept. Thrashing means when computers virtual memory resource are overused. Okay, leading to a constant state of paging and page faults. This can cause the performance of the computer to degrade or collapse. So thrashing basically means which is the overuse of the virtual memory resource. Okay, so what it implies here is data block migrate between nodes on demand. Obviously, data blocks are migrating from one node to the another. Okay, therefore, if two nodes compete for write access to a single data item, the corresponding data block may be transferred back. Okay, may be transferred back. अभी ऐसा ही है कि suppose there are 10 different systems. Okay, 10 different systems, and 10 different systems they are trying to out of 10, 5 are trying to access the data of say node 5. Okay, node 5 का data को access करना चाहता है say 3 different systems. तो 3 different systems अगर एक ही data को write करना चाहेगा, so what will happen? There will be a overload of the use of this virtual memory resource. Okay, virtual memory resource means virtual memory is what? Here we distributed shared memory is the virtual memory. So this there will be overuse of this virtual memory, so which can lead to thrashing. Okay, so thrashing is basically overload of using the resources. Heterogeneity. The distributed shared memory system built for homogeneous systems need not address the heterogeneity issues. We will talk about that one, homogeneity and heterogeneity issues in the subsequent lectures. Now, granularity. Most visible parameter in the design of distributed shared memory system is block size. That is what we said. Granularity means it is the block size of the memories. Factors influencing block size selection. There are some factors. Sending large packet of data is not much more expensive than sending a small ones. Obviously, that is what we talked earlier also. कि अगर छोटा सा memory में किसी तरह का कोई अगर issue होता है, so to solve that small block, or if you want to replace that small block, that is quite easy. But if there will be a big blocks,
big blocks of the memory, then that will be a bit difficult. That's why we distribute the different we distribute the memory into small blocks. So we call that as the granularity. Okay. Now, paging overhead is a process is likely to access a large region of its shared address space in a small amount of time. So paging overhead. So that is what we talked here as thrashing. Means अगर छोटा सा memory को हमें access करना है and which is being accessed by a large number of resources, then obviously there will be a paging overhead. Therefore, the paging overhead is less for a small block size as compared to the paging overhead for a small block size. Now, directory size, the larger the block size, the smaller is the directory. Ultimately, resulting in reduced directory management overhead for larger block size. Now, thrashing is the another issue. The problem of thrashing may occur when data item is the same data blocks are being updated by multiple nodes at the same time. That is what we are doing. We are understanding it several times. Problem may occur with any block size. It may more likely with larger block size. Okay. तो ये छोटे ग्रैनुलैरिटी या फिर बड़े ग्रैनुलैरिटी में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है. तो अगर ये प्रॉब्लम थ्रैशिंग का इशू अगर छोटे ब्लॉक साइज में अगर होता है, so that can be solved easily, but if it is in the bigger block size, then that will be a bit difficult. क्योंकि अगर bigger block size का data loss होने से that means the bigger data we are losing, और छोटे ब्लॉक में छोटा डेटा अगर स्टोर करें तो वो छोटा सा पार्ट हमारा लूज होगा. So that can be either, yeah, obviously we need to replace it. Now, what is this false sharing? False sharing occurs when two different processes access two unrelated variables that reside in the same data block. False sharing ऐसा हो जाएगा कि जैसे हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि सेंट्रल सर्वर एल्गोरिथम, जो पहला वाला देखा था डायग्राम, तो पहले वाला डायग्राम में क्या था कि एक सेंट्रल सर्वर था, सेंट्रल वर्चुअल सर्वर था, एंड डिफरेंट नोड्स वर देयर. तो अगर डिफरेंट नोड्स अगर नोड 1 कुछ एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, नोड 2 कुछ एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, नाउ ऐसा भी हो सकता है कि ये collide हो सकता है. Like if node 1 is trying to access the data of address 5 and node 2 is trying to access the address of say memory block of 4, तो ये collision भी हो सकता था. तो इस तरह का मान लो जो रिक्वेस्ट किया वो नहीं मिल करके वो पड़ोस वाला जो रिक्वेस्ट किया था वो अगर मिल जाता है उसे respond as in the respond, then obviously there we call as the false sharing occurs when two different processes access two unrelated variables that reside in the same data block. Okay. The larger is the block size, the higher is the probability of false sharing. Obviously, बड़ा-बड़ा blocks होगा तो बड़ा-बड़ा false sharing होने का chances है. False sharing of a block may lead to a thrashing problem. Thrashing problem is overload. Now, using page size as block size, relative advantage and disadvantage of a small and large block size make it difficult for distributed share memory designer to decide on a proper block size. मैं advantage और disadvantage की मैं अभी बात नहीं करूंगा. You can go through it easily. वो आप भी कर सकोगे. मैं ये स्लाइड को शेयर कर दूंगा. ओके. अच्छा, एक चीज हमें देखना है कि जब हम रिसोर्सेस को या फिर मेमोरी में जो भी डेटा है उस डेटा को जब हम लोग शेयर कर रहे हैं, उसमें फ्रैशिंग का प्रॉब्लम ना हो, उस समय डेटा मिसगाइड ना हो कि दूसरे किसी और डेटा कोई और रिक्वेस्ट किया है कुछ और उसके पास कुछ और डेटा पहुंच गया, तो ये unrelated request should not happen. Okay, so in order to resolve all those issues, क्योंकि यहाँ पे हम लोग n number of nodes की बात कर रहे हैं, it is not restricted only to a limited number of nodes. तो n number of nodes की जब हम लोग बात करें तो obviously यहाँ पे कैश
मिस हो सकता है, देन थ्रैशिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, तो बहुत सारे इसमें इश्यूज हो सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव डिफरेंट एल्गोरिथम्स। तो उन सभी में से एक एल्गोरिथम्स को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, हाँ। आप लोगों ने बीटेक में पढ़ाई होगा, व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन is the part of a program which tries to access shared resources. That resource may be any resource in a computer, like memory location or the data structure or the CPU or any input output devices. Critical section can't be executed by more than one process at the same time. This is the difficulty in allowing or disallowing the processes from entering the critical section. Okay, so critical section basically kya hai? It is a part which tries to access shared resources. So critical section problem is used to design a set of protocols which can ensure that the rest condition among the processes will never arise. In order to synchronize the cooperative processes, our main task is to solve the critical section problem. We need to provide a solution in such a way that the following conditions are satisfied. Now, what are those conditions? Critical section is basically what? Means it is a part of a program which is focused by different processes. आप ये समझ लो कि एक रिसोर्स है, देयर इज अ रिसोर्स, से फॉर एग्जांपल देयर इज अ मेमोरी। ओके, उस मेमोरी के ऊपर बहुत सारे प्रोसेसर्स फोकस किए हुए हैं कि उस मेमोरी का जो भी डेटा है ना वो मुझे एक्सेस करना है। अभी जैसे हम लोग सेंट्रल सर्वर एल्गोरिथम में हम लोग देख रहे थे कि एक सेंट्रल सर्वर है। अब उस सेंट्रल सर्वर का जो भी डेटा है वो नोड 1, नोड 2, नोड 3 एन नंबर ऑफ नोड्स उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली द प्रॉब्लम विल अराइज। देयर विल बी अ कैश मिस, देयर विल बी थ्रैशिंग इशू, देयर विल बी डेटा मिसगाइडिंग, डेटा कहीं भेजना था कहीं और चला गया। तो इस तरीके का जो भी इश्यूज हो रहा है ना, सो वी कॉल दैट एज द, जहां पे काम हो रहा है शेयरिंग का, सो दैट सेक्शन वी कॉल एज अ क्रिटिकल सेक्शन। ओके, नाउ इस तरह का क्रिटिकल सेक्शन को ओवरकम करने के लिए, क्रिटिकल सेक्शन से जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसको ओवरकम करने के लिए we have to synchronize the cooperative processes. We have to come out with a proper solution. Okay, so our main task is to solve the critical section problem. Critical section problem यहाँ पे जो बहुत सारे रेस कंडीशन है ना, रेसिंग लगा हुआ, रेस कंडीशन लगा हुआ, तो इस तरह का जो रेस लगा हुआ ना, इस रेस से बचने के लिए, देखो ये मेरा ना अच्छे से स्कैनिंग नहीं हुआ, मैं इसको फिर से स्कैन करके आप लोगों को भेजूंगा। ओके, ये कॉपी नहीं भेजूंगा, मैं अच्छे से स्कैनर से स्कैन करके भेजता हूँ। तो ये क्रिटिकल सेक्शन का जो भी प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे वी हैव फ्यू स्टेप्स। In order to synchronize the cooperative process, our main task is to solve the critical section problem. We need to provide a solution in such a way that the following conditions are satisfied. What are those following conditions? There will be some mutual understanding, ठीक है ना, there will be some mutual understanding। मतलब दिस इज लाइक एक चॉकलेट है घर में
और 4 बच्चे हैं, अब सब उसके ऊपर टूट पड़े कि किसको पहले मिलेगा। तो इसके लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है ना। सो दैट इज अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन. Only one process can be inside the critical section at a time. Okay, only one process will be there, so that should be a mutually understandable. So we call that as a mutual exclusion. Now number 2 is the progress. If a process is not using the critical section, then it should not stop any other process from accessing it. Means any process can enter critical section if it is free. ठीक है, मीन्स अगर क्रिटिकल सेक्शन में अगर किसी तरह का कोई अगर काम नहीं हो रहा, दैट मीन्स इट कैन नॉट स्टॉप अदर्स टू एक्सेस इट. ऐसा नहीं है कि मैं क्रिटिकल सेक्शन को होल्ड करके रखूंगा और मैं दूसरे को भी बोलूंगा कि नो, आई विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इट. सो देयर शुड बी सम प्रोग्रेस. हमेशा उसमें कुछ प्रोग्रेस होना चाहिए, चलते रहना चाहिए. नाउ द बाउंडेड वेटिंग. ईच प्रोग्रेस or each process must have a limited waiting time. It should not wait endlessly to access the critical section. ऐसा नहीं है कि if any resource, अगर कोई रिसोर्स का यूज करने के लिए किसी प्रोसेसर को मैंने भेजा है, उसको अगर मैंने कुछ टाइम दिया, the time should be limited and it should not allow others to wait for a longer time. Okay, now इसको हम लोग कैसे समझेंगे? इसका एक एल्गोरिथम है, आई होप आप लोगों ने बीटेक में भी पढ़ा होगा शायद. बेकरी एल्गोरिथम, लैम्पोर्ट्स बेकरी एल्गोरिथम पढ़ा है आप लोगों ने? लैम्पोर्ट्स बेकरी एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. पढ़े आप लोग? नहीं. अच्छा, ये बेकरी एल्गोरिथम हम लोग क्यों कह रहे हैं? देखो यहाँ पे इसका एक देयर इज अ वेरी गुड स्टोरी. द स्टोरी इज लाइक दिस. जैसे हम लोग डोमिनोज में जाते हैं, ठीक है ना, तो वी आर टेकिंग एज द बेकरी हियर. ओके, तो जब भी हम लोग डोमिनोज में जाते हैं तो उसमें हमें एक टोकन देता है, ठीक है ना. ना टोकन लेकर के वी यूज टू वेट until and unless our product is getting ready. Okay, और जब हमारा प्रोडक्ट रेडी होगा they will call us. Now in the case, suppose if the bakery man is having only is having the token, say for example they are issuing some token, some physical tokens they are giving, some physical tokens are giving, ठीक है ना. तो मान लो कि बेकरी शॉप के पास 100 कस्टमर्स आ गए, 100 कस्टमर्स आ गए. अब वो 100 कस्टमर्स आ गए लेकिन उसके पास ओनली 70 टोकन्स है. तो ये 70 टोकन्स 100 जन को कैसे एलोकेट करेंगे, कैसे इशू करेंगे कि आपका कितना नंबर है, आपको इतने नंबर के बाद आपको मिलेगा. तो इसके लिए क्या करेंगे ना, उन लोग दे विल इशू वन टोकन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. ओके, मतलब कुछ लोगों को एक एक करके टोकन दिया गया, फिजिकल टोकन आई एम टॉकिंग, फिजिकल टोकन दिया गया. और कुछ बंदा को जब बेकरी मैन और दी शॉपकीपर ये देखने लगा कि मेरे तो टोकन्स घट गए, तो उसने क्या किया कि ये लो भाई एक टोकन, आप दोनों का नंबर इसके मतलब एक साथ आएगा. लेकिन वो नंबर तो एक साथ नहीं आएगा ना, उन दोनों में से किसी एक को पहले आएगा, किसी को बाद में आएगा. ठीक है, तो वो किसको पहले आएगा किसको बाद में आएगा वो हम लोग अभी देखेंगे. द सेम थिंग, सेम कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पे एक बेकरी एल्गोरिथम बनाया गया है, एंड दिस बेकरी एल्गोरिथम वाज गिवन बाय लैम्पोर्ट. ओके, सो वी कॉल दिस एल्गोरिथम इज द बेकरी लैम्पोर्ट बेकरी एल्गोरिथम. अच्छा, अब यहाँ पर जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना कि एक टोकन से 2 जन को फूड सर्व होना चाहिए, तो इस केस में जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको मिलेगा. ओके, तो ये उसका सॉल्यूशन था. सेम इसी तरीके से सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं.
यहां भी कुछ प्रोसेस है, उन सारे प्रोसेस को, सपोज वी हैव n नंबर ऑफ प्रोसेस, वी हैव 100 प्रोसेस। अब ये 100 प्रोसेस को हमें टोकन एलोकेट करना है, ठीक है। अब ये टोकन एलोकेशन हम लोग कैसे करेंगे, और किसी को क्रिटिकल सेक्शन में काम करने के लिए कैसे अलाउ करेंगे। क्रिटिकल सेक्शन तो हमने बताया, क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन है जहां पे कोई भी प्रोग्राम एंटर करके अपना काम को कर सके विदाउट एनीवंस डिस्टर्बेंस, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में उसी को अलाउ कर रहे हैं, उसी को जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से हम जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं। ये नहीं कि सब एक साथ घुस जाएंगे, तो एक साथ अगर सब एक साथ घुस जाएंगे तब तो वहां पर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को से निकलने के लिए, उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे टोकन का सिस्टम लगा दिए कि भाई आप टोकन लीजिए और जो टोकन जिसको पहले मिलेगा वो उस काम को परफॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले मुझे टोकन देना है। टोकन देने के बाद वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। क्रिटिकल सेक्शन में जाने का मतलब हो गया कि बंदा टोकन लिया, फूड रिसीव किया, फूड रिसीव किया मींस उधर रेस्टोरेंट बैठ के खाना खा लिया, अब उसके बाद टोकन को जमा कर देगा। सो द सेम थिंग इज वी आर डूइंग हियर, allocating the token by this algorithm. Now he is having his own work, he is doing his own purpose in the critical section, then execution completed. After the execution completes, he submits the token and comes out. Okay, now let us take an example. जब बहुत सारे प्रोसेस आ रहे हैं ना, तो उस समय सारे प्रोसेस के पास टोकन नंबर कितना रहेगा। ऑब्वियसली इन द इनिशियल स्टेज सबके पास जीरो ही है, जीरो मींस दे हैव नॉट बीन अलॉटेड एनीथिंग। ओके, नाउ आफ्टर द एलोकेशन ऑफ द टोकन in order to perform his operation in the critical section, इसमें क्या हुआ कि सभी को इनिशियली 0 0 करके टोकन नंबर मिला है। इसी में से जो प्रोसेस 3 है ना, वो थोड़ा तेज निकला, वो पहले जाकर के बोला कि भैया मुझे टोकन चाहिए, तो उसको टोकन मिल गया। प्रोसेस 4 को सेकंड नंबर में मिला, प्रोसेस 5 को थर्ड नंबर में मिला, प्रोसेस 2 को फोर्थ नंबर में मिला, एंड प्रोसेस 1 को कोई टोकन मिला ही नहीं। तो ऑब्वियसली हु इज गोइंग टू परफॉर्म, प्रोसेस 3 इज गोइंग टू परफॉर्म फर्स्ट। अब उसके बाद वो आएगा, बाहर निकलेगा, टोकन सबमिट करेगा, ठीक है। देन प्रोसेस 4 विल एंटर, देन प्रोसेस 5, देन इन दैट वे इट विल मूव ऑन। नाउ सबसे पहला काम है सिंप्लीफाइड बेकरीज एल्गोरिथम में, सबसे पहला काम है कि टोकन को एलोकेट करना है, ठीक है। तो टोकन एलोकेट करने का मतलब है कि उसके लिए वो सीट लॉक हो गया है, यानी उतना नंबर या फिर वो टाइम, वो पर्टिकुलर टाइम फॉर हिज ऑपरेशन इज लॉक्ड। ओके, तो लॉक टोकन लेने का मतलब है कि मैं बेकरी वाले का उस पर्टिकुलर टाइम ले रहा हूं, मैं उससे एक समय लॉक करवा रहा हूं उससे कि मेरे इस पर्टिकुलर टाइम में मेरा काम करना है आपको, ठीक है ना। तो ये मैं उनका शेड्यूल को लॉक कर रहा हूं। तो लॉक कर रहे हैं टोकन लेने के बाद। तो टोकन कैसे एलोकेट होगा, टोकन एलोकेट कैसे होता है। नाउ यहाँ पे मैंने एक मैक्स नाम का एक वेरिएबल लिया है, जहां पे num0 num1 num2 num(n-1) तक नंबरिंग किया जाएगा। प्रोसेस टोकन का नंबरिंग किया जा रहा है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके करते करते, ठीक है ना। तो n-1 तक नंबरिंग होगा। अच्छा, अब जब भी नया कोई भी आएगा ना, फॉर एग्जांपल P3 को इनिशियली सभी के पास 0 है, जब ये P3 पहुंचा तो P3 जब पहुंचेगा उस समय num I इक्वल्स टू मैक्स num 0 है, num 1 तो है ही नहीं, फिर कहां तक चेक करेगा, ये देखेगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो अभी तक 0 ही है, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू 0 है तो num I का वैल्यू क्या हो जाएगा, +1, यानी P3 को टोकन नंबर 1 मिल रहा है। बट इट इनिशियली सबके पास 0 है, और यहां पे चेकिंग होगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है टोकन का। तो मैक्सिमम वैल्यू टोकन का 0 है इनिशियली। दैट मीन्स
मैक्सिमम में हमें सबका 0 ही मिला। लास्ट में देखोगे आप यहाँ पे लिखा हुआ +1, दैट मीन्स P3 को यानी प्रोसेस 3 को टोकन नंबर कितना मिला? 1 मिला। सिमिलरली जब नेक्स्ट कोई जाएगा टोकन लेने के लिए, तो अभी num I का वैल्यू क्या है? 1। नाउ नेक्स्ट टाइम जब कभी भी जाएगा तो num1 का वैल्यू num1 का सॉरी num4, तब यहाँ पे num4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? सॉरी num3 का वैल्यू हो जाएगा 1। num3 का वैल्यू हो जाएगा 1, दैट मीन्स num3 यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। तो इसके बाद का जो भी नंबर किसी को मिलेगा यानी टोकन किसी को मिलेगा तो वो 1 + 1 हो जाएगा। दैट मीन्स इट विल कीप ऑन एडिंग। ओके, तो इस तरीके से इसका नंबरिंग होगा। नाउ अब फॉर लूप में एंटर करेगा। फॉर लूप में एंटर करने के बाद प्रोसेस 0, कहां तक ये प्रोसेस चलेगा? n तक। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं? ये तो मैंने नंबरिंग कर दिया, सबको टोकन एलोकेट कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद कितने बार ये प्रोसेस को चेक करेगा? कितने बार? जितना प्रोसेस है। अभी मैंने यहाँ पे प्रोसेस 5 लिया है, तो ये प्रोसेस n रहेगा तो n तक चलेगा। अच्छा, क्या चेक करना है? चेक ये करना है कि num p इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी num प्रोसेस का वैल्यू जो भी है, जो टोकन नंबर है, टोकन नंबर इसका 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है दैट मीन्स टोकन नंबर अगर 0 है दैट मीन्स इनिशियली तो हमने उसको 0 एलोकेट करके रखा है ना, तो इनिशियली 0 है मीन्स उसको कोई नंबर मिला ही नहीं है। तो अगर इसको num 0 है तो फिर द वर्क विल नॉट गेट परफॉर्म्ड। ओके, अगर नहीं है देन इट विल एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। if it is false then it will enter into the critical section। अपना वर्क कंप्लीट करेगा P3, चूंकि P3 का नंबर 1 था, P3 ने अपना काम कंप्लीट किया, उसके बाद अनलॉक कर देगा। पहले तो लॉक किया हुआ था, अब यहां पे I को अनलॉक कर देगा और num I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, यानी P3 का जो भी टोकन नंबर था अब ये 0 हो जाएगा। अच्छा, यहां पे हमने क्या एज्यूम किया है? यहां पे हमने ये एज्यूम किया है कि दिस इज इन द एटॉमिक डोरवे सिस्टम। एटॉमिक डोरवे सिस्टम मींस व्हाट, कि यहां पे हमने ये एज्यूम किया है कि हर एक किसी को टोकन 1 2 3 4 5 ऐसा करके मिला हुआ है, कि यहां पे वी आर एज्यूमिंग दैट द टोकन इज अवेलेबल, is fully available with the bakery man, means he is not in the shortage of the token। okay, अच्छा, अगर वो टोकन का शॉर्टेज में हो जाएगा, जैसे मैंने इसके पहले एग्जांपल लिया था कि अगर 100 कस्टमर्स हैं, मेरे पास 70 टोकन्स हैं, तब तो एक प्रॉब्लम होगा ना। तो उस समय हमें एक ही टोकन 2 जन को एलोकेट करना होगा। अब देखो यहाँ पे ये एटॉमिक डोरवे का सिस्टम है। एटॉमिक डोरवे का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक का मतलब है which is no two processes get exactly the same token, means single instance at a time। that means atomic doorway का मतलब है single instance at a time, means two processes are not allocated at the same token। okay, लेकिन सेकंड वाला जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये है नॉन एटॉमिक ऑपरेशंस। नॉन एटॉमिक मींस हो सकता है ऐसा कि दो टोकन, एक ही टोकन नंबर 2 प्रोसेस को मिल गया। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्जांपल में P1 P2 P3 P4 मैंने 5 प्रोसेस लिए हैं, जिसमें से P4 और P5 को एक टोकन 2 जन को एलोकेट हो गया, P4 को भी और P5 को भी। अब यहां पर ये कॉन्फ्लिक्शन होगा कि पहले कौन करेगा, P4 करेगा या P5 करेगा। तो P4 करेगा या P5 करेगा, इसके लिए अब ये जानना होगा कि जैसे इसका सेकंड स्टेप से हम लोग इसको पता करेंगे। अभी देखते हैं ये क्या है, देखते हैं। चूजिंग I इक्वल्स टू ट्रू। ओके, सबसे पहले सभी ने हाथ उठा दिया, बोला कि मुझे घुसने दो पहले, क्रिटिकल सेक्शन में काम मैं करूंगा। तो सबने बोला कि आई एम ट्रू। ओके, नाउ num I इक्वल्स टू मैक्स। अब यहां से चेकिंग होगा, क्योंकि सबका तो इनिशियली 0 है, तो यहां पे इनिशियली सबका 0 है। इसमें से P3 पहले पहुंच गया एंड P3 को मिल गया 1।
ठीक है, बाय द फर्स्ट स्टेप num i इक्वल्स टू मैक्स, मैक्स सबका पहले 0 था, अब ये प्लस i यानी टोकन p3 को मिल गया 1। अब ये चूजिंग i इक्वल्स टू फॉल्स, अब चूंकि i p3 को ऑलरेडी एक टोकन मिल गया तो फिर वो बाहर निकल जाएगा और उसका टोकन जो लाइन में लगा हुआ था, नाउ ही विल कम आउट ऑफ द क्यू। ओके, नाउ फॉर p इक्वल्स टू 0, p स्मॉलर देन n मींस ये प्रोसेस कितना दूर तक चलेगा, वो n तक चलेगा, while choosing p। अब यहां पे देखो p num p is not equals to 0 and num p, यहां पर देखना दो वेरिएबल्स हम लोगों ने यहां पे लिया हुआ। ओके, num p कॉमा p स्मॉलर देन num i कॉमा i, ये इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है मैं थोड़ा लिख करके दिखाता हूं। दिस मींस a कॉमा b स्मॉलर देन c कॉमा d is equivalent to, इसका मतलब ये है कि a is smaller than b और a equals to c and b smaller than d। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स को अगर हम लोग एक साथ ले रहे हैं तो इसका मीनिंग ये निकल कर आएगा। ओके, ये दो हम लोगों ने इसलिए दिया है क्योंकि एक से अगर हमारा कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो मैं दूसरे वेरिएबल से उसको कंपेयर कर रहा हूं। बट इट मैं अगर इफ आई एम कंपेयरिंग, if this one is okay then it's okay, अगर if a is smaller than b then it will enter into the critical section, और अगर ये और अगर इसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट है then it will enter into this part, it will enter into this part। ये वही कंसेप्ट है जब हम लोग we used to write a program ना, how to find the greatest number out of 3 numbers, वो प्रोग्राम को आप रिपीट करना, वो कंसेप्ट समझ में आएगा, फिर ये वाला स्टेटमेंट समझ में आएगा अच्छे से। ओके, कहां थे हम लोग? ठीक है ना, इसमें और क्या दिखाना था? ओके, अच्छा, ये बेकरीज एल्गोरिथम है, ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट हमने लिखा है, ये लास्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे दो कंपैरिजन नहीं था, यहाँ पे ओनली वन कंपैरिजन था। ये लास्ट ये ओरिजिनल बेकरीज एल्गोरिथम में चूंकि, ठीक है, ये सिंप्लीफाइड बेकरीज एल्गोरिथम ये जस्ट मैंने समझाने के लिए दिखाया था, बट ओरिजिनली ये एल्गोरिथम आपको याद रखना है। सेकंड वन, ओके, ये एटॉमिक डोरवे, ये तो सिंपल है, इसमें जितने टोकन है उतने प्रोसेस हैं, बट कॉन्फ्लिक्ट तो इसमें होता है, इसमें जितने टोकन है उससे ज्यादा प्रोसेस है। तो इसके लिए हम एक ही टोकन दो प्रोसेस को एलोकेट कर रहे हैं कि आप भी आपको भी रोल नंबर 25 मिला है, आपको भी रोल नंबर 25 मिला है, तो भाई ये रोल नंबर कंसेप्ट। एंड दिस बेकरीज एल्गोरिथम कहां से आ रहा है? जब ये हम लोग डेटा शेयरिंग कर रहे हैं ना, उस समय बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है, बहुत सारे थ्रैशिंग्स हो रहे हैं, तो ये जो भी थ्रैशिंग्स हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द क्रिटिकल सेक्शन। जहां पे ये झगड़ा हो रहा है ना, दैट इज द क्रिटिकल सेक्शन, और इस क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ये बेकरीज एल्गोरिथम को लाया है। ठीक है, ताकि सबको एक टोकन दे देंगे कि आप पहले करो, उसके बाद आप करना, उसके बाद आप करना, प्रोसेस को सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे ताकि किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं होगा।
ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। एंड ये जस्ट मैंने एक इसका स्टेप्स लिख कर रखा हुआ था, Lamport-Bakrey's algorithm for n processes. This algorithm is used when n number of processes wish to enter into the critical section at the same time. Obviously ये हमने देखा। Now before entering into the critical section, processes receive a token number, जो हम लोगों ने देखा कि क्रिटिकल सेक्शन में घुसने से पहले हम लोगों ने टोकन नंबर एलोकेट किया। Now process having the lowest token number will enter the critical section first, obviously. जिसको टोकन नंबर 1 मिलेगा वो पहले एंटर करेगा, फिर उसके बाद 2 को, फिर 3, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर से जाएगा। तो जिसका टोकन नंबर सबसे लोएस्ट होगा वो पहले जाएगा। नाउ इफ प्रोसेस Pi and Pj receive the same token and if I is smaller than j, then process Pi will serve first. Pi और Pj receive the same token, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्शन में क्या होगा ना कि I is smaller than j, then obviously जो छोटा है वो पहले सर्व होगा। तो इसलिए वहां पे हम लोगों ने ना दो कंपैरिजन दिया। एक दिया हम लोगों ने Pi और Pj का कंपैरिजन किया। उसमें से अगर हमारा पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा है, then it will again compare it. Okay. Now token numbers are always in the increasing order of enumeration, so it will be in like this 1, ये देखो 2 2, यानी 2 जन को 2 2 मिल गया, एक जन को 3 मिला, एक जन को 4 मिला, 3 जन को 5 5 मिल गया, एक जन को 6, 2 जन को 7 7 मिल गया। तो इस तरीके क्या कॉन्फ्लिक्शन को सॉल्व करने के लिए Lamport-Bakrey's algorithm is important. Process token number is set as 0 when finished its execution. Okay. तो जैसे इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, बिफोर द इनिशियलाइजेशन ऑफ द एल्गोरिथम, द प्रोसेस टोकन इज सेट एज 0, और उसके बाद फिर टोकन एलोकेट होता है 1 2 3 करके। जब इसका प्रोसेस खत्म हो जाता है, देन अगेन इट इज सेट एज 0। ऑलराइट,